भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है। एक अंग्रेज कह रहा है कि भारत में धान के कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं, कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं। और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा। सन 1822 तक इस देश में धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी और आज सन 2009 के आते आते भी 50,000 धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है, सन 2009 के आते आते भी। तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है। फिर अंग्रेज कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है। ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा खुरपी आप समझते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोग में आती है। खुरपी है, खुरपा है, हसिया है, हथौड़ा है, बेलची है, कुदाली है, फावड़ा है, पवित्र है, रहट है, ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं। अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी है और इनका उपयोग होता रहा है। माने खुरपी, खुरपा, हसिया, फावड़ा, कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए, वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई है। और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है। दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है। और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहाँ से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहाँ आगे बढ़ा। उसके पहले कोई उनके यहाँ रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी होती थी। तो आप पूछेंगे 1750 के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी? वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे। जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है। और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले 2 ही चीजें खा पाते थे, या तो मांस या तो जंगल के फल, उस समय भारत में खाने के लिए 1 लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे। तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है। और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे 2-3 बातें और कहता हूँ कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे। तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने, कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है। हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है। हजारों साल तक दालें भारत ने दुनिया को निर्यात किए हैं। हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़, ये जो शक्कर बनती है ना चीनी, ये तो अभी 100 साल पहले बनना शुरू हुई है। उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी। तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत में उत्पादित करके खिलाई है। और खाने पीने की हजारों चीजें दुनिया भर के देश हमसे खरीदते रहे हैं और हमको बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मिलते रहे। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता। किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है, तो 2 ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है। पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा। भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है। चिकित्सा विज्ञान में हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और सर्जरी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यहीं से गई है। और अभी जो सर्जरी के पुराने दस्तावेज मिलते हैं वो बताते हैं कि भारत में हिमाचल प्रदेश,
और पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये 7-8 राज्य थे जहां सर्जरी के सबसे बड़े शोध केंद्र चला करते थे। और एक दो नहीं, हजारों सर्जरी के विशेषज्ञ इन केंद्रों में पढ़कर तैयार होते थे और समाज की सेवा करते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब दुनिया में कोई नहीं जानता था, आंख में मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ है, और जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, सर्जरी की सबसे आधुनिकतम विज्ञा, उसका सबसे पहला परीक्षण और प्रयोग भी भारत में हुआ है। और इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन है, वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि हमने सर्जरी भारत से सीखी है और उसके बाद पूरे यूरोप को हमने ये सर्जरी सिखाई है। तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊंचा, भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा, और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा, और ये सबका आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सब का नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल, इनका कत्ल कराओ, और सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई, वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते, तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता, चिकित्सा में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको, जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें, और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कि भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है। एक अंग्रेज कह रहा है कि भारत में धान के कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं, कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं। और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा है। सन 1822 तक इस देश में धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी, और आज सन 2009 के आते आते भी 50,000 धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है, सन 2009 के आते आते भी। तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है। फिर अंग्रेज कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का, और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है। ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा
खुरपी, खुरपी आप समझते हैं निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोग में आती है। खुरपी है, खुरपा है, हसिया है, हथौड़ा है, बेलची है, कुदाली है, फावड़ा है, पवित्र है, रहट है, ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं। अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी है और इनका उपयोग होता रहा है। माने खुरपी, खुरपा, हथिया, फावड़ा, कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए, वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई है। और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है। दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है। और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहाँ से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहाँ आगे बढ़ा। उसके पहले कोई उनके यहाँ रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी होती थी। तो आप पूछेंगे 1750 के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी? वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे। जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया, उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है। और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले दो ही चीजें खा पाते थे, या तो मांस या तो जंगल के फल, उस समय भारत में खाने के लिए 1 लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे। तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है। और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे 2-3 बातें और कहता हूँ कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में, तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे। तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने, कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है। हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है। हजारों साल तक दालें भारत ने दुनिया को निर्यात किए हैं। हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़, ये जो शक्कर बनती है ना, चीनी, ये तो अभी 100 साल पहले बनना शुरू हुई है। उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी। तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत में उत्पादित करके खिलाई है। और खाने पीने की हजारों चीजें दुनिया भर के देश हमसे खरीदते रहे हैं और हमको बदले में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिलते रहे। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता। किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है, तो 2 ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है। पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा। भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है। चिकित्सा विज्ञान में हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और सर्जरी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यहीं से गई है। और अभी जो सर्जरी के पुराने दस्तावेज मिलते हैं वो बताते हैं कि भारत में हिमाचल प्रदेश और पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये 7-8 राज्य थे जहां सर्जरी के सबसे बड़े शोध केंद्र चला करते थे। और 1-2 नहीं, हजारों सर्जरी के विशेषज्ञ इन केंद्रों में पढ़कर तैयार होते थे और समाज की सेवा करते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब दुनिया में कोई नहीं जानता था, आंख में मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ है। और जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, सर्जरी की सबसे आधुनिकतम विज्ञा, उसका सबसे पहला परीक्षण और प्रयोग भी भारत में हुआ है। और इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन है, वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि हमने सर्जरी भारत से सीखी है और उसके बाद पूरे यूरोप को हमने ये सर्जरी सिखाई है। तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊंचा, भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा। और ये सबका आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था।
तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सब का नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल, इनका कत्ल कराओ, और सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई, वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते, तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता। चिकित्सा में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको, जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कि भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है। एक अंग्रेज कह रहा है कि भारत में धान के कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं, कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं। और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा। सन 1822 तक इस देश में धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी और आज सन 2009 के आते आते भी 50,000 धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है, सन 2009 के आते आते भी। तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है। फिर अंग्रेज कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है। ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा खुरपी आप समझते हैं, निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोग में आती है। खुरपी है, खुरपा है, हसिया है, हथौड़ा है, बेलची है, कुदाली है, फावड़ा है, पवित्र है, रहट है, ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं। अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी हैं और इनका उपयोग होता रहा है। माने खुरपी, खुरपा, हसिया, फावड़ा, कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए, वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई है। और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है। दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है। और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहाँ से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहाँ आगे बढ़ा। उसके पहले कोई उनके यहाँ रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी होती थी। तो आप पूछेंगे
1750 के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी? वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे। जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया, उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है। और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले दो ही चीजें खा पाते थे, या तो मांस या तो जंगल के फल, उस समय भारत में खाने के लिए 1 लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे। तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है। और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे 2-3 बातें और कहता हूँ कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में, तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे। तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने, कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है। हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है। हजारों साल तक दालें भारत ने दुनिया को निर्यात की है। हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़, ये जो शक्कर बनती है ना, चीनी, ये तो अभी 100 साल पहले बनना शुरू हुई है। उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी। तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत में उत्पादित करके खिलाई है। और खाने पीने की हजारों चीजें दुनिया भर के देश हमसे खरीदते रहे हैं और हमको बदले में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात मिलते रहे। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता। किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है, तो 2 ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है। पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा। भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है। चिकित्सा विज्ञान में हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और सर्जरी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यहीं से गई है। और अभी जो सर्जरी के पुराने दस्तावेज मिलते हैं वो बताते हैं कि भारत में हिमाचल प्रदेश और पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये 7-8 राज्य थे जहां सर्जरी के सबसे बड़े शोध केंद्र चला करते थे। और 1-2 नहीं, हजारों सर्जरी के विशेषज्ञ इन केंद्रों में पढ़कर तैयार होते थे और समाज की सेवा करते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब दुनिया में कोई नहीं जानता था, आंख में मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन भारत में हुआ है। और जिसको आज हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, सर्जरी की सबसे आधुनिकतम विज्ञा, उसका सबसे पहला परीक्षण और प्रयोग भी भारत में हुआ है। और इंग्लैंड की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन है, वो अपने इतिहास में लिखते हैं कि हमने सर्जरी भारत से सीखी है और उसके बाद पूरे यूरोप को हमने ये सर्जरी सिखाई है। तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊंचा, भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा। और ये सबका आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सब का नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय
और बैल, इनका कत्ल कराओ। और सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई, वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते, तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूँ कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता, चिकित्सा में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको, जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। आप सभी का बहुत आभार, बहुत कि भारत में फसलों की विविधता सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में ही है। एक अंग्रेज कह रहा है कि भारत में धान के कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं, कम से कम 1 लाख प्रजाति के बीज हैं। और ये बात अंग्रेज कह रहा है सन 1822 के आसपास कह रहा है। सन 1822 तक इस देश में धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी और आज सन 2009 के आते आते भी 50,000 धान की प्रजातियां तो अभी भी इस पूरे देश में मौजूद है, सन 2009 के आते आते भी। तो इतना ज्यादा विविधता वाला ये देश है। फिर अंग्रेज कहते हैं कि भारत में सबसे पहला हल बना पूरी दुनिया का और सारी दुनिया ने हल बनाना और खेत में हल को चलाना भारतवासियों से सीखा है। ये भारत का सारी दुनिया को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर एक अंग्रेज कहता है कि हल के अलावा खुरपी आप समझते हैं, निराई गुड़ाई करने के लिए उपयोग में आती है। खुरपी है, खुरपा है, हसिया है, हथौड़ा है, बेलची है, कुदाली है, फावड़ा है, पवित्र है, रहट है, ये सभी शब्द आपके शायद जाने पहचाने हैं। अंग्रेज कहते हैं कि ये सब चीजें दुनिया में बाद में आई हैं, भारत में सैकड़ों साल पहले ही ये बन चुकी है और इनका उपयोग होता रहा है। माने खुरपी, खुरपा, हथिया, फावड़ा, कुदाली जो सारी दुनिया में आज भी इस्तेमाल होते हैं खेत के लिए, वो भारत में सबसे पहले विकसित हुई है। और बीज को एक पंक्ति में बोने की जो परंपरा है वो हजारों साल पहले भारत में विकसित हुई है, दूसरे देशों को तो उसकी कभी कल्पना नहीं रही है। और इसी तरह अंग्रेजों के इंग्लैंड में 1750 में पहली बार कुछ किसानों ने भारत आकर खेती सीखी और यहाँ से जाकर अपने इंग्लैंड में उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उसके बाद खेती का काम थोड़ा बहुत उनके यहाँ आगे बढ़ा। उसके पहले कोई उनके यहाँ रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं कि खेती उनके यहाँ कोई बहुत अच्छी होती थी। तो आप पूछेंगे 1750 के पहले ये इंग्लैंड वाले जीते कैसे थे या स्कॉटलैंड वाले कैसे जीते थे अगर खेती इतनी अच्छी नहीं थी? वो जंगल के द्वारा होने वाले उत्पादन और पशुओं को शिकार करके उनके द्वारा उत्पादित होने वाले मांस पर जिंदा रहते थे। जंगल से जो कुछ मिल गया और पशुओं को मारकर जो मांस पैदा कर लिया, उसी को खाकर उनका जीवन हजारों साल गुजरा है। और जिस समय इंग्लैंड वाले या यूरोप वाले दो ही चीजें खा पाते थे, या तो मांस या तो जंगल के फल, उस समय भारत में खाने के लिए 1 लाख किस्म के चावल उपलब्ध हुआ करते थे। तो बाकी चीजों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ऐसी अद्भुत हमारी कृषि व्यवस्था रही है। और इसी कृषि व्यवस्था के साथ थोड़ा आगे 2-3 बातें और कहता हूँ कि कृषि व्यवस्था जब इतनी अद्भुत रही हमारे देश में, तो उत्पादन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हम करते रहे और उस उत्पादन को दुनिया भर के देशों में हम निर्यात करते रहे। तो भारत से लोहा ही निर्यात नहीं किया हमने, कपड़ा ही निर्यात नहीं किया है। हजारों साल तक भारत का चावल दुनिया में निर्यात हुआ है, हजारों साल तक दालें भारत ने दुनिया को निर्यात किए हैं।
हजारों साल तक भारत में बनाया हुआ गुड़, ये जो शक्कर बनती है ना चीनी, ये तो अभी 100 साल पहले बनना शुरू हुई है। उसके पहले गुड़ बनता था और गुड़िया शक्कर बनती थी। तो गुड़ और गुड़िया शक्कर सारी दुनिया को हजारों साल तक भारत में उत्पादित करके खिलाई है और